बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारी जो आज की वीडियो होगी, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ईटा केपीके के अंदर एमडीकैट का टेस्ट कंडक्ट करती है, उसका जो 2022 का एमडीकैट का एग्जाम था, उस एमडीकैट के एग्जाम के अंदर बायोलॉजी वाले कौन कौन से एमसीक्यूज आप लोगों को आए थे, उन एमसीक्यूज के क्या क्या आंसर्स थे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियोस जो मिलती रहें। और जब आपका एमडीकैट का एग्जाम होगा तो आपको सबसे पहले जो एमडीकैट की है बेसिकली वो भी मिल सके, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ईटा का एग्जाम है उसमें बायोलॉजी वाले जो एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को देखते हैं। Which one of the following is not a characteristic of viruses? तो कौन सी ऐसी चीजें जो कि वायरसेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि उन वायरसेस के बारे में जो चीज यहाँ पे गलत लिखी होगी हम लोगों ने उस चीज को सिलेक्ट करना है। तो दे डू नॉट रिस्पायर, जो वायरसेस हैं बेसिकली उनके अंदर उन्होंने जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाना है वो एक तरह से रेस्पायरेशन करते हैं। दे डू नॉट एक्सक्रीट, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। देखिए वायरसेस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये यहाँ पे गलत है। तो ये वाला हमारे पास आंसर जो है ये उसके बारे में बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये वाला होगा। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें, इन 1935 W.M. स्टैनली प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, जो स्टैनली है उसने 1935 के अंदर एक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, जहां से हमें आइडिया होना शुरू हुआ था कि जो वायरसेस हैं वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बनते हैं। तो वो जो वायरस स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था दैट वाज अ टोबैको मोज़ेक वायरस। ये माउस, अच्छा ठीक है। तो वो जो वायरस था वो टोबैको मोज़ेक वायरस था हमारे पास, जो कि स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था। उसने एचआईवी को तो खैर बहुत देर बाद जाके डिस्कवर किया गया था, तो उसने 1935 में टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया। ओके ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पार्टिकल्स सराउंडेड विद अ कोट नोन एज द वायरल इन्वेलप और मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। तो बच्चों देखो, आप लोगों को पता है कि जो वायरस का इन्वेलप है, जो वायरस की मेम्ब्रेन है, वो किस चीज से मिलकर बनती है? वो बेसिकली उसने अपने होस्ट के सेल से ड्राइव की हुई होती है ना। तो जब उसने अपने होस्ट के सेल से मेम्ब्रेन ड्राइव की हुई है, वो मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनती है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक हमारे पास है जी लिपिड, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो, और दूसरी प्रोटीन्स। तो ये दो पार्टिकल, ये दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मेम्ब्रेन को बनाते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो मेम्ब्रेन होगी ये लिपोप्रोटीन होगी। इसके बाद द वर्ड हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि हेपेटिक का जो वर्ड है वो बेसिकली हम किस ऑर्गन के साथ यूज करते हैं? वो पैंक्रियाज या स्प्लीन के साथ यूज नहीं करते, वो लिवर के साथ यूज करते हैं। तो हेपेटाइटिस में होता है क्या है कि जो लिवर होता है, लिवर इन्फ्लामेट कर जाता है, उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज मेजर्ड अबाउट। अलग अलग बुक्स में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो वो -70 मिलीवोल्ट होती है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, सपोज करें ये न्यूरॉन हमारे पास मौजूद है, इस न्यूरॉन के अंदर जो होगा वो चार्ज 70 मिलीवोल्ट मोर नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू द आउटसाइड। बाहर जो है वो 70 मिलीवोल्ट मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर एक न्यूरॉन रेस्ट की कंडीशन में, न्यूरॉन कोई भी मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो उसके अंदर ये वाला चार्ज हमारे पास होगा -70 मिलीवोल्ट। In aerobic respiration, the glucose molecule is completely broken down into carbon dioxide and water. और उसमें से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी बतानी है कि एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज हो ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से, ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से अगर एमसीक्यूज है तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होंगे बल्कि पायरुवेट्स या पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होंगे। तो पायरुवेट जब प्रोड्यूस होते हैं तब तो सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, लेकिन जब एक ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उस केस में हमारे पास जो एटीपी प्रोड्यूस होंगे वो टोटल 36 एटीपी, नेट एटीपी गेन जो होता है वो 36 होता है। इसमें 38 एटीपी भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 2 एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस उसमें खर्च हो जाते हैं, तो 36 एटीपी का नेट गेन होता है हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर। The 4 types of fundamental biological molecules present in protoplasm, प्रोटोप्लाज्म जो सेल का अलाइव पार्ट होता है, जो जिंदा हिस्सा होता है सेल का, उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड हमारे पास जो फोर्थ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। बच्चों देखो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं। हार्मोन्स के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन लिपिड से भी बने हुए होते हैं।
न्यूक्लिक एसिड होगा हमारे पास। जो डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये हमारे पास फोर्थ मॉलिक्यूल है जो कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद होता है। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर दैट कंटेन्स। अच्छा, जो हमारे पास बेसिकली हम लोगों ने इन दो ऑप्शंस के अंदर से बताना है कि राइबोज है वो कौन सी शुगर है, क्या वो एल्डिहाइड शुगर है, एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है। तो राइबोज होती है वो एक एल्डो शुगर होती है। राइबोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें नहीं होगा क्योंकि बेसिकली ये फैटी एसिड तो नहीं है। Proteins are macromolecules formed of units known as amino acids. The amino acids in which the variable group R is represented by an H atom is। अच्छा, जब हमारे पास जनरली एक अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, COOH। यहाँ पे हमारे पास N होगा, NH2, और यहाँ पे साइड पे एक R होगा। ये वेरिएबल पार्ट है, जो R है ये वेरिएबल पार्ट है। सबसे सिंपल अमीनो एसिड जो होता है उसमें R की जगह पे एक सिंपल हाइड्रोजन होता है। वो जो अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। अगर R की जगह पे सिंपल आपके पास एक मीथेन ग्रुप लगा होगा तो ये वाला जो अमीनो एसिड होगा ये हमारे पास एलानिन अमीनो एसिड होगा। तो ग्लाइसिन इस क्वेश्चन का आंसर है। The type of lipids which do not contain fatty acids are। जनरली हमारे पास तमाम लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, लेकिन जो लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं उनमें से एक टाइप ऐसी होती है जो कि हार्मोन का काम भी करता है, उसके अंदर फैटी एसिड्स जो है वो नहीं होते, वो हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं। वरना देखो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसमें दो फैटी एसिड चेन्स लाजमी तौर पे मौजूद होती हैं। वैक्सीज की जो रेसिपी है उसके अंदर फैटी एसिड शामिल है। असाइल ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के मिलने से बनता है, तो इनमें मतलब 3 फैटी एसिड के मिलने से ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बनेगा। असाइल ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये है कि आप अल्कोहल को कंबाइन करो किसी फैटी एसिड से, तो जो एस्टर प्रोड्यूस होगा वो एस्टर हमारे पास क्या होगा, वो असाइल ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होगा। तो ये असाइल ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज स्टीरॉइड्स। ओके, which part of the chloroplast in which part of the chloroplast the fixation of carbon dioxide results in the formation of sugars। तो क्लोरोप्लास्ट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स सपोज कर लें ये हमारे पास दो ग्रेनम है। इन दो ग्रेना है, इनके अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर रिएक्शन होगा। रिएक्शन जो होगा वो लाइट रिएक्शन होगा और एटीपी प्रोड्यूस करके स्ट्रोमा में भेज दिए जाएंगे। जो स्ट्रोमा होगा इसके अंदर एटीपी और NADPH की एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जाएगी, तो वो स्ट्रोमा के अंदर होगी ताकि जो शुगर है वो प्रोड्यूस हो सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज स्ट्रोमा। वो हमारे पास ग्राना नहीं है, इंटरग्रेनम में नहीं होता, वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। द कोलॉइडल मिक्सचर ऑफ आयंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो जो अगर हम सिंपली कोलॉइडल मिक्सचर की बात करें जो आयंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होगा तो वो जनरली साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर सपोज करें अगर ओवरऑल हमारे पास ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे ये है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो मैट्रिक्स मौजूद होगा, जो मटेरियल होगा, उस ग्राउंड मटेरियल को, उस कोलॉइडल मिक्सचर को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देंगे। The nerves that originate from or lead to the brain are called cerebral nerves। ठीक है, there are dash pairs of cranial nerves in humans। तो cerebral nerves और cranial nerves basically सेम ही होती हैं और इंसानों के अंदर इनके 12 पेयर्स होते हैं। there are 12 pairs of cerebral nerves और 31 पेयर्स जो हैं ये स्पाइनल नर्व के होते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विल बी 12। हार्मोन दैट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ मिल्क इन लैक्टेटिंग वुमेन इज। लैक्टेटिंग वुमेन यानी कि जहां पे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होगा उसमें मिल्क को रिलीज करवाने वाला जो हार्मोन होगा, दैट हार्मोन वो हार्मोन जो कि अफेक्शन के लिए भी प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन का नाम बच्चों ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा जो कि मिल्क को रिलीज करवाएगा। इसने मिल्क को प्रोड्यूस नहीं करवाना, ये बात आप लोगों ने याद रखनी। वो प्रोलैक्टिन का काम है। ये जो हार्मोन होगा ये सिर्फ उसको रिलीज करवाएगा, उसको इजेक्ट करवाएगा। The group of animals having a single-celled body which performs all the vital activities of life are called। अच्छा, हमारे पास जो ऐसे एनिमल्स हैं, एनिमल की तरह के प्रोटिस्ट होते हैं बेसिकली, जिनके अंदर एक सिंगल सेल्ड ओवरऑल बॉडी है जो कि तमाम वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। अब देखिए यहाँ पे ना दो अलग अलग आपको ऑप्शंस नजर आ रही है, पैराजोआ और प्रोटोजोआ। बच्चे समटाइम कंफ्यूज होंगे इन दोनों के अंदर। पैराजोआ जो होती है ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर होती है
और किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कोई भी सिंगल सेल्ड नहीं होता, सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो पैराजोआ तो इसमें शामिल नहीं होगा, जैसे कि आपके पास स्पॉन्जिस हैं, स्पॉन्जिस पैराजोआ के अंदर आते हैं, स्पॉन्जिस बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड नहीं है। जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ वो प्रोटिस्ट हैं जो कि एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि अमीबा है वो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, वो एनिमल से मिलता जुलता, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है जो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी योर प्रोटोजोआ। द वर्ड एनिलिडा इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, एनिलस मींस, जो हमारे पास एनिलिड्स होते हैं जिनको हम लोग राउंड वर्म का नाम देते हैं, जो राउंड वर्म्स होते हैं वो एनिलस से निकला उनका वर्ड। एनिलस का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे राउंड वर्म है, आप लोग खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं, सेगमेंटेड बॉडी तो नहीं होगी, ठीक है, वो तो अर्थवर्म वगैरह के अंदर होती है, ये लिटिल रिंग होगा इसका मतलब। Most of the coenzymes are derivatives of, generally all of the coenzymes are derivatives of vitamins। जो हमारे पास coenzymes होते हैं वो विटामिन से निकाले जाते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास मिनरल्स नहीं होंगे, वो स्टीरॉइड्स नहीं होंगे, वो वैक्सीज नहीं होंगी, बल्कि वो लिपिड्स होंगे। जो विटामिन्स हैं जनरली दे आर लिपिड्स। तो जो विटामिन्स होते हैं वहां से कोएंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं, लिपिड। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू। अच्छा, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है ना, बेसिकली जब एक हमारे पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, उसका एक जीन पूल पड़ा हुआ है, उसमें से चंद एक जीन्स निकल जाती हैं। अगर पॉपुलेशन का एक हिस्सा मर गया, पॉपुलेशन का हिस्सा वहां से चला गया किसी भी वजह से, तो उस चीज को हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो किस वजह से होती है, उसमें मेटिंग का कोई रोल नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है, वो किसी भी रैंडम चांस की वजह से होगा। जैसे कि सपोज कर लें कि एक सैलाब आया, अब सैलाब के अंदर नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रही, एकदम एक जगह पे सारे लोग मौजूद हैं, वहां से बह के चले गए, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं हो रही किसी तरह से। तो जब इस तरह का कोई रैंडम चांस होगा जिसकी वजह से जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, मतलब बेसिकली कोई भी रैंडम चांस होता है जिसकी वजह से जीन्स निकल जाती हैं पॉपुलेशन से, तो दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। द बेसिस ऑफ लामार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज, आप लोगों को पता है कि लामार्क जो है वो एक तो ये कहता था कि जो ऑर्गन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो ज्यादा बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो कम इस्तेमाल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और दूसरा हम लोगों ने जो कैरेक्टर्स एक्वायर किए हैं वो अपनी अगली जनरेशन के अंदर भेजते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये जो आपके पास थ्योरी है ये लामार्क ने प्रपोज की थी। Which one of the following part of human respiratory system forms the gas exchange surface? तो गैस एक्सचेंज सर्विस जहां पे हमारे लंग्स के अंदर ब्लड और एयर के दरमियान में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वो एल्वियोलाई है। इतने आसान एमसीक्यूज भी आते हैं आपको। द एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज अ लंग कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली, जनरली हमारे लंग्स के अंदर कैपेसिटी कितनी होती है, वो तकरीबन 5 लीटर एयर को इनटेक कर सकते हैं। तो इंसानों की जो जनरल लंग कैपेसिटी है वो 5 लीटर्स होती है। The process of spermatogenesis या formation of sperm takes place in which part of the male reproductive system, female की कह रहा हूँ, male reproductive system। तो बच्चों देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि एक ट्यूब्यूल होती है, इनके अंदर ट्यूब्यूल होती है, उस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन सी ट्यूब्यूल होती है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। डी इसका आंसर है। Which one of the following cells have a haploid number of chromosomes? अभी अब लोगों ने जो स्पर्मेटोजेनेसिस पर अभी उसकी बात की, जब कभी भी कोई गैमीट प्रोड्यूस होता है, सिर्फ स्पर्म नहीं, जब कभी भी कोई गैमीट प्रोड्यूस होगा, चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो, तो इस गैमीट के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। तो जो गैमीट होगा, ये जैसे स्पर्म है, ये एक गैमीट है। मीजोफाइल सेल एक प्लांट के जो लीफ के अंदर सेल होते हैं, स्किन सेल हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स, ये सारे के सारे जो है वो डिप्लॉयड सेल्स हैं। इनमें कंप्लीट क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, स्पर्म के अंदर हाफ होंगे। Those joints in which the articulating bones are separated by a fluid containing joint cavity are called। तो ऐसा जॉइंट जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी मौजूद होती है, वो जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो वाला जॉइंट कौन सा जॉइंट कहलाता है, जिसने फ्री मूवमेंट करनी है। देखें, फाइब्रस जॉइंट तो बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर बहुत थोड़ी सी मूवमेंट होती है, लेकिन फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर होती है। तो सी इसका आंसर है। The joints present in the elbow and knee, जैसे हमारी एल्बो है, इस एल्बो के अंदर सिर्फ जॉइंट आगे और पीछे की मूवमेंट जो है वो अलाउ कर सकते हैं। नी का जो जॉइंट है वो भी बिल्कुल सेम है। तो ये वाले जो जॉइंट होते हैं ये फ्रीली मूवेबल तो हैं, लेकिन दीज आर हिंज जॉइंट्स। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं होंगे। उसके अंदर जैसे शोल्डर का जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसमें हर तरह की मूवमेंट जो है वो हो जाती है।
A man of blood group A marries a woman of blood group B and they have one child. Which one of the following statements about the child's blood is correct? अब जो मैन का ब्लड ग्रुप ए है इसकी जीनोटाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की गई. हो सकता है इसकी जीनोटाइप जो है वो कैपिटल आई ए हो, या हो सकता है इसकी जीनोटाइप कैपिटल आई ए और स्मॉल आई हो. वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, इसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि इसकी जो जीनोटाइप है वो ये है या फिर ये हो सकती है. तो जनरली अगर हमें जीनोटाइप नहीं दी गई हम हेटेरोजाइगस को कंसीडर कर सकते हैं, हमें फिनोटाइप बताई गई है. अब जो बच्चा होगा बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है अगर हम इनको आपस में मिलाएं. अगर एक छोटा सा पुनेट स्क्वायर बना लें, यहाँ पे सपोज कर लें ये पुनेट स्क्वायर हमने बनाया. फीमेल के गैमेट्स जो थे, ये जो फीमेल के गैमेट्स हैं ये वाले गैमेट्स को हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं, मेल के गैमेट्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. तो पहले वाले जो गैमीट है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने के चांसेस होंगे, ए बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होने के चांसेस होंगे. ए बी हो सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए बी नहीं होगा. आगे अगर ए जो है वो इसके साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास सिंपली ए बी हो सकता है, लेकिन ए ओनली नहीं है, यहाँ पे ए बी के चांसेस हैं. अगर हम आगे थोड़ा सा मजीद आगे जाते हैं, ये वाला जो गैमीट इस गैमीट से मिलेगा तो हमारे पास बी के चांसेस भी हो सकते हैं, और अगर ये वाला गैमीट इस स्मॉल आई से मिलेगा तो ओ भी हो सकता है. यानी कि चारों ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होने के चांसेस होंगे अगर हमारे पास एक मेल या एक जो पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए हो, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी हो. तो इट कुड बी एनी ऑफ द ग्रुप्स ए बी एंड ओ. डी इज योर आंसर. Red-green color blindness is a recessive sex-linked trait that renders individual unable to distinguish shades of red or green, and both appear as. जब red-green color blindness होती है तो इसमें red और green दोनों ही नजर नहीं आते, इन दोनों की जगह पे ग्रे कलर नजर आता है. तो रेड या ग्रीन नहीं नजर आएगा, येलो नजर नहीं आएगा, उसकी जगह पे ग्रे नजर आएगा. The statement the membrane is like sea of lipids in which proteins are floating represents. ये रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया था? दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्रपोज किया. That was not Gorter and Grendel. Dawson and Denelli ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया था, तो ये वाला आंसर भी गलत है. रॉबर्टसन मॉडल भी नहीं था. सिंगर और निकलसन जो थे इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था. डी आपके पास इसका आंसर है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग इज द मेन रोल ऑफ. जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दूसरा हार्मफुल ड्रग्स को या हार्मफुल केमिकल्स को पकड़ के उनको डिटॉक्सिफाई करता है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स है उसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, और डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा दैट विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द क्लोरोप्लास्ट कंटेन. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? उसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, बिल्कुल. उसके अंदर प्रोटीन, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं. उसमें राइबोसोम, उसके अपने राइबोसोम्स होते हैं 70S वाले, बिल्कुल होते हैं. उसमें सर्कुलर डीएनए, उसका अपना डीएनए होता है, बिल्कुल होता है. तो प्रोटीन्स, राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए तीनों चीजें होती हैं उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर ये चीजें होती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट सीन एज ग्रेन्यूल्स इन. कौन से ऐसे सेल्स होंगे जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया से बनने वाला एटीपी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, जो कि वर्किंग सेल्स हैं, जो मसल सेल्स हैं. तो मसल सेल के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो डिस्कवर हुआ था. हीमोग्लोबिन इज बच्चों ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, प्रोटीन है जिसमें 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है. द ग्लिसरॉल इज अ डैश कार्बन कंपाउंड. ग्लिसरॉल जो होता है हमारे पास उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तकरीबन ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसका. इसके अंदर कितने कार्बन आप लोगों को नजर आ रहे हैं? OH कह लें, HO कह लें, यहाँ पे इसमें 3 कार्बन के एटम्स हैं, तो इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. एंजाइम्स आर डैश इन नेचर. एंजाइम्स बच्चों पहली लाइन अगर आप एंजाइम्स की पढ़ते हो तो दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो दे आर प्रोटीन्स इन नेचर. द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम. विजिबल लाइट की जो रेंज होती है सबसे जो छोटी हमारे पास वेवलेंथ होती है जो विजिबल लाइट के अंदर फॉल करती है वो 380 नैनोमीटर होती है, और सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होगी वो 750 नैनोमीटर होती है. तो 380 टू 750 नैनोमीटर के दरमियान में जितनी भी लाइट होगी, जितनी भी वेवलेंथ होगी, हम उसको देख सकते हैं, वो विजिबल लाइट है. इससे ऊपर और इससे नीचे भी वेवलेंथ होती है लेकिन हमें नजर नहीं आती, जो आपके पास इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट में चली जाती हैं. Which scientist among the following hypothesized that plants split water to release oxygen as a byproduct?
आप लोगों को पता है कि रोल ऑफ वाटर, जो आपने रोल ऑफ वाटर पढ़ा है इन फोटोसिंथेसिस बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि वैन नील ने हाइपोथेसाइज किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को तोड़ते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं और इसको स्प्लिट करके ये वाली जो ऑक्सीजन इसको रिलीज करते हैं, और ये जो फिनोमिना होता है फोटोसिस्टम 2 पर होता है, और इस फिनोमिना को हम लोग फोटोलाइसिस का नाम देते हैं। तो हमारे पास वैन नील ने ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, जो कि सही है। द केल्विन साइकिल इज कंप्लीटेड इन डैश स्टेजेस। केल्विन साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? सबसे पहली जो स्टेज हमारे पास होती है दैट इज कार्बन फिक्सेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरी जो होती है वो रिडक्शन होती है, उसको रिड्यूस किया जाएगा। और थर्ड होती है रीजनरेशन ऑफ RUBP, जो रीजनरेट किया जाता है जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करना, टोटल हमारे पास कितनी स्टेजेस हो जाएंगी? 3 स्टेजेस हो जाएंगी जो कि केल्विन साइकिल के अंदर मौजूद होती हैं। Which of the following pairs of disease is caused by a virus? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कॉज करता है, टाइफॉइड बैक्टीरिया कॉज करता है, मीजल्स और मम्प्स दोनों वायरसेस कॉज करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल डक्ट सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसे क्या नाम दिया जाता है? जो टर्मिनल पोर्शन होता है, जो बिल्कुल आखिरी पोर्शन होता है जहां से स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड यूरिथ्रा, जो कि यूरिनोजेनिटल पार्ट है। इसने स्पर्म्स को भी रिलीज करना है, इसने यूरिन को भी रिलीज करना है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, शुगर और प्रोटीन के रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। जब कभी भी इस तरह शुगर और या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बार बार रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, इसको हम लोग म्यूरिन का नाम देते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर जो म्यूरिन है दैट इज बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन, ऑब्वियसली पेप्टिडोग्लाइकन होगा। तो पेप्टिडोग्लाइकन को हम लोग म्यूरिन का नाम भी देते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। बैक्टीरिया की सेल वॉल का नाम है ये, या म्यूरिन कह लें। इसके अलावा आप उसे सेक्यूलस भी बोल सकते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम लोग सेक्यूलस भी कहते हैं। Which one of the following is not a carnivorous plant? Okay, पिचर प्लांट कार्निवरस प्लांट होता है, सनड्यू कार्निवरस प्लांट होता है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। जो बटरबर्ड्स हैं ये भी सनड्यू की तरह ही होते हैं, इनके अंदर भी टिप्स के ऊपर से स्टिकी मटेरियल निकलता है जिसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठते हैं और चिपक जाते हैं वहां पर। तो ये भी इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, लेकिन मनी प्लांट जो है ये इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है। All of the following are characteristics of cartilage except it is a type of connective tissue। बिल्कुल ये करेक्टर उसका है। The precursor cells are chondrocytes। बिल्कुल chondrocytes इसके अंदर मौजूद होते हैं। It contains blood vessels। नहीं, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो ये आपका आंसर है। It heals very slowly। ये भी इसका आंसर सही है। इसी वजह से वो स्लो हील करता है क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। Which one of the following is not related to arthritis? Inflammation of joint related है, autoimmune disease related है। The leading cause of disability in patients over age of 65 भी आर्थराइटिस से रिलेटेड है, लेकिन इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व, और नर्व्स को इन्फ्लामेट नहीं करता, वो जॉइंट को इन्फ्लामेट करता है आर्थराइटिस। डी इसका आंसर है। An exception of Mendel's law to Mendel's law is, मेंडल का लॉ जो है जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताता है कि जो अलील्स होती हैं वो अपनी मर्जी से असॉर्ट होती हैं, दूसरी जीन्स के अलील के साथ मिलकर गैमीट बनाती हैं, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन जो आती है वो ये है जीन लिंकेज। जीन लिंकेज की वजह से, जीन लिंकेज होता है क्या है कि जब कभी सपोज करने हमारे पास एक ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर काफी ज्यादा जो है ना वो जीन्स मौजूद हैं। जो जीन्स एक दूसरे के करीब करीब होंगी उनके अलग अलग होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर ये वाली जीन और इस जीन की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर में इनके सेपरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर इस जीन और इस जीन की बात करें जो कि आपस में बहुत करीब हैं तो इनके चांसेस कम हैं। दिस इज लिंकेज, और लिंकेज की वजह से, जीन लिंकेज की वजह से मेंडल का लॉ वहां पे अप्लाई नहीं होता, तो दैट इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। The hollow elongated tube formed when muscle fiber penetrates deep into the cell is known as। बच्चों आप लोगों को पता है कि जो टी ट्यूब्यूल का सिस्टम होता है बेसिकली जब मसल फाइबर के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो पेनिट्रेट करती है, वो टी ट्यूब्यूल सिस्टम बनाती है जिसने कैल्शियम के जो आयंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। The type of neuron that carries nerve impulses from tissue and organ to the spinal cord in brain, यानी कि जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज को लेकर आएगा उस न्यूरॉन को क्या नाम देते हैं? दैट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन होता है उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक लेके जाना मैसेजेस को। हार्मोन्स आर यूजुअली, हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर मैसेंजर्स, लेकिन वो जेनेटिक मैसेंजर नहीं होंगे, वो मैसेंजर आरएनए है। वो फिजिकल मैसेंजर्स नहीं होंगे, वो केमिकल मैसेंजर्स हैं। तो केमिकल मैसेंजर इज ट्रू।
Which of the following lobes of pituitary gland is known as the master gland of the body? तो बच्चे मास्टर ग्लैंड जो होता है ना वो ट्रॉफिक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ट्रॉफिक हार्मोन्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि एक ग्लैंड से प्रोड्यूस होंगे और ये जाकर दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जैसे कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये हमारे पास जो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं ये प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर ग्लैंड ये प्रोड्यूस नहीं करता, अब पोस्टीरियर ग्लैंड तो अपना कोई हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं करता, वो एंटीरियर ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो एंटीरियर ग्लैंड जो है दैट इज द मास्टर ग्लैंड। Which of the following hormones is responsible for reducing the blood glucose level? तो दो अलग अलग हार्मोन्स जो मिलकर काम करते हैं, एक ग्लूकागोन दूसरा इंसुलिन। ग्लूकागोन ने जो ग्लूकोज का लेवल है उसको इंक्रीज करना है, इंसुलिन ने ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना होता है। तो इंसुलिन आपके पास आंसर है, ये सभी बच्चों को पता होगा ऑलरेडी। If the homozygous white-eyed Drosophila female is crossed with the red-eyed Drosophila male, what is the probability of the male offspring having white color eyes? यहाँ पे गौर करना आप लोगों ने, होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल है, यानी कि हमारे पास XW जो रेड आई वाली अलील थी, जो अगर हमारे पास मेल है, मेल की रेड आई है तो मेल के अंदर क्या होगा XW प्लस और Y। ये हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, जब ये कंबाइन करेंगे तो इनके बच्चों के अंदर व्हाइट आई कलर वाली आईज के होने के चांसेस क्या होंगे। तो अगेन हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, एक सपोज कर लें हमने यहाँ पे इसका एक पुनेट स्क्वायर बनाना है। जो मेल के गैमीट्स हैं, मेल के गैमीट्स को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे XW प्लस और Y, फीमेल के गैमीट्स को XW और XW। तो अगर हमारे पास पहला यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा XW प्लस XW, ये रेड आइड फीमेल होगी, यहाँ पे हमारे पास व्हाइट आइड मेल होगा, यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या होगा रेड आइड फीमेल होगी और यहाँ पे अगेन व्हाइट आइड मेल होगा। तो आउट ऑफ 4 हमारे पास 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आंखों का कलर व्हाइट होने के चांसेस होंगे। तो ओवरऑल हमारे पास 50% चांस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। The term survival of the fittest was used by, जनरली सभी को लगता है कि जो टर्म है ये डार्विन ने प्रपोज की थी, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर जो है उसने ये बताया था कि नेचर के अंदर सबसे फिट जो होता है किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए वही सर्वाइव करता है। हर्बर्ट स्पेंसर जो है उसने ये टर्म प्रपोज की थी। The raw materials that is used by natural selection for better survival is या are। तो जो रॉ मटेरियल नेचुरल सिलेक्शन यूज करती है, नेचर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस करती है वो वेरिएशन भी प्रोड्यूस करती है, वो म्यूटेशंस भी प्रोड्यूस करती है। तो नेचर ने वेरिएशन और म्यूटेशन दोनों को यूज करना है एज अ रॉ मटेरियल। The Archaeopteryx is a fossil bird which possess the characteristics of both। Archaeopteryx जो है बेसिकली हमें बताता है लीनिएज के अंदर या फाइलेटिक लीनिएज, आप लोगों ने जनरल सा पैटर्न पढ़ा हो कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस से कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए थे, रेप्टाइल्स प्रोड्यूस हुए थे। जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल से आगे बर्ड और मैमल्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब बर्ड और रेप्टाइल के दरमियान में यहाँ पे करके एक ऑर्गेनिज्म मौजूद था, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल और बर्ड के दरमियान में एक लिंक है, वो उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। A condition characterized by hypothyroidism and enlargement of thyroid gland is known as, कि जब हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग डिक्रीज हो गई है, थायराइड ग्लैंड जब वो इनलार्ज हो गया, वो फूल गया है, इस कंडीशन को हम लोग गोइटर का नाम देते हैं। The percentage of carbon dioxide carried as carboxyhemoglobin is, जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो उनकी फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तकरीबन 70 to 75% मूव करता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो 23 to 25% मूव करता है। बाकी जो रिमेनिंग अगर 5% होगा तो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज 23%। A small biological unit that can evolve over time is, अच्छा यहाँ पे बच्चे sometimes species की तरफ जाते हैं, लेकिन species evolve नहीं करती, population evolve करती है। देखिए सपोज कर लें हमारे पास पॉपुलेशन होता है, क्या है कि एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही वक्त में रह रहे हैं, वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब सपोज कर लें हमारे पास 2 अलग अलग पॉपुलेशंस हैं सेम स्पीशीज की, इनके दरमियान में कोई जो है ना वो फिजिकल बैरियर आ गया, तो ये दोनों पॉपुलेशन स्पीशीज एक ही थी, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। ओवर टाइम ये पूरी स्पीशीज चेंज नहीं हो रही, बल्कि ये वाली पॉपुलेशन अलग तरीके से चेंज होगी, ये वाली पॉपुलेशन अलग तरीके से चेंज होगी, जो आपस में घुल मिल नहीं रही होंगी।
तो एक पॉपुलेशन जो होती है वो ओवर टाइम चेंज होती है, तो पॉपुलेशन हमारे पास इसका आंसर जो है वो होगा। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी में वैसे तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मौजूद होता है, लेकिन सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और मैग्नीज की अगर बात करें तो कार्बन तकरीबन हमारे पास जो है वो 18% होता है, तो कार्बन हमारे पास इसका आंसर होगा। मैमल्स बिकेम डोमिनेंट इन, मैमल्स सबसे रीसेंट टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म बने हैं, और सबसे रीसेंट पीरियड जो है वो सीनोजोइक पीरियड है, ठीक है। तो सीनोजोइक पीरियड के अंदर मैमल्स जो है डोमिनेंट हुए हैं और अभी तक इस दुनिया में डोमिनेंट ही हैं। A hemoglobin molecule consists of dash amino acid, उसके अंदर 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, 2 के ऊपर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, 2 में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको कंबाइन करो तो 574 अमीनो एसिड्स बनते हैं। स्टीरॉइड इज फॉर्म्ड बाय बैकबोन ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स कंटेनिंग, स्टीरॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर जो कार्बन की रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं उनमें कितने कार्बन के एटम्स होते हैं। बच्चों ये चीज आप लोगों ने याद रखनी, आप लोगों ने शायद टेस्टोस्टेरोन का जो कि स्टीरॉइड हार्मोन है उसकी एक डिफरेंट टाइप पढ़ी थी, 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली इसमें आप लोगों को आइडिया हो रहा था कि उसके अंदर 17 कार्बन के एटम्स हैं, तो इसका आंसर बेसिकली 17 ही है। पोर्शन ऑफ स्टमक व्हिच इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस इज नोन एज, तो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक स्फिंक्टर भी होता है, आप लोगों को पता है, हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। तो स्टमक का वो वाला पोर्शन जो कि एसोफेगस के साथ मिला हुआ है उसको हम लोग कार्डियक पोर्शन का नाम देते हैं। RH एंटीजन वाज फर्स्ट स्टडीड इन रीसिस मंकी, तो मंकी के अंदर स्टडी किया गया था, इसी वजह से उसका नाम RH रखा गया। What are the chances that the daughter of a normal man and a heterozygous female will have hemophilia? अब अगर नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन की जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल HY, और जो हेटेरोजाइगस फीमेल है इसकी जीनोटाइप क्या होगी, X कैपिटल H, X स्मॉल h। तो अब मेल से कैपिटल H उसकी डॉटर्स में जाता है, अब कैपिटल H अगर मौजूद है तो कभी भी हीमोफीलिया नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हीमोफीलिया होने के जो चांसेस होंगे डॉटर के अंदर वो 0 होंगे, मेल के अंदर हीमोफीलिया होने के चांसेस होंगे, डॉटर में नहीं होंगे। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, जब ओवरी के अंदर से जो एग है वो रिलीज हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास सिक्रीटरी फेज शुरू होता है, तकरीबन 2 हफ्ते का होता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर, केल्विन साइकिल, जो कि सब बहुत ज्यादा होने वाला प्रोसेस है, इसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। केल्विन साइकिल का पहला रिएक्शन है, पहला स्टेप जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको करने वाला जो एंजाइम होता है दैट एंजाइम इज रुबिस्को। रुबिस्को जो होता है ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है नेचर के अंदर। द हाइंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अच्छा पॉन्स होता है हाइंड ब्रेन के अंदर, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है, सेरिब्रम नहीं होता, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, तो आपका ये पूरे का पूरा सर का ये वाला हिस्सा ये सेरिब्रम है, हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम होता है। The pasteurization of milk is done effectively through ultra high temperature in which milk is treated for 3 seconds at, अच्छा दूध को तकरीबन 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 3 सेकंड्स के लिए ट्रीट किया जाता है, उसके बाद फौरन से उसको ठंडा कर लिया जाता है ताकि दूध की अपनी प्रोटीन्स खराब ना हो, बाकी जो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं। तो डैश इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल एंड अ कंटेनर, तो जब भी कोई दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो उनको हम लोग एडहेजन का नाम देते हैं। तो एक अगर कंटेनर या कोई भी सरफेस एरिया और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान में अगर अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होती है तो वो एडहेजन ही होगी। तो बच्चों ये हमारे पास जो केपीके का ईटा का एमडीकेट एग्जाम था 2022 का, उसका बायोलॉजी सेक्शन था, उसके जो एमसीक्यूज के आंसर बनते हैं वो आप लोगों को मैंने भी बताए हैं। तकरीबन इसी तरह से एमसीक्यूज अगले भी एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं। तो अगर कोई भी आप लोगों को जो सवाल है वो समझ नहीं आया होगा तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफिज।